प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्या? निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मैंने आपको ये बात बताई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 3 उपागम दिए हैं। उदारवादी उपागम, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। नव उदारवादी उपागम, जो कि अभी चल रहा है। नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 सिद्धांत या दृष्टिकोण दिए हैं, जिसमें से अभी ये 5वां सिद्धांत चल रहा है, जिसको कि आज हम समाप्त कर रहे हैं। और वह 5वां सिद्धांत या दृष्टिकोण है निर्भरता का सिद्धांत या निर्भरता का दृष्टिकोण। और तीसरा जो उपागम है वह मार्क्सवादी उपागम है। जैसे ही नव उदारवादी उपागम के 7 सिद्धांत समाप्त होंगे, उसके बाद में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम समझाऊंगा। आज हम निर्भरता सिद्धांत की आलोचना के बारे में बात करेंगे कि निर्भरता सिद्धांत में क्या कुछ कमियां हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में निर्भरता सिद्धांत को यदि आपको समझना है तो एक बात को जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी निर्भरता सिद्धांतकारी हैं, निर्भरता सिद्धांत को देने वाले जितने भी विद्वान हैं, उन सभी ने केंद्र परिधि मॉडल का प्रयोग किया है। केंद्र मतलब विकसित देश, परिधि मतलब विकासशील देश। इन सभी विद्वानों का कहना है, विद्वान पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिए कि निर्भरता सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं, आप उनके नाम नोट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया सभी के नाम, विशेषकर एजी फ्रैंक इसके महत्वपूर्ण विद्वान हैं और वार्ल स्टोन इसके महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पर यहाँ इन सब ने केंद्र और परिधि मॉडल दिया। इसका मतलब ये है कि परिधि मतलब विकासशील देश, विकसित मतलब केंद्र इसके ऊपर निर्भर है, अर्थात केंद्र के ऊपर परिधियाँ निर्भर हैं, या विकसित देश के ऊपर विकासशील देश निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि विकसित देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण विकासशील देश इनके ऊपर निर्भर हैं। विकसित देश विकासशील देशों को समय समय पर जो आर्थिक सहायता देते हैं, उस आर्थिक सहायता के बदले में उनके ऊपर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। और विकसित देशों का लक्ष्य यही होता है कि विकासशील देश पिछड़े, वो विकास नहीं करें। इसलिए निर्भरता सिद्धांतकार जो हैं वो केंद्र और परिधि मॉडल के माध्यम से निर्भरता की बात करते हैं। और उनका कहना है कि परिधियां अर्थात जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, वो केंद्रों के ऊपर अर्थात विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसे ही निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। परंतु इस सिद्धांत के अंतर्गत काफ़ी कुछ कमियां हैं, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। ध्यान दें बेटा, निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन, लेक्चर नंबर 32, पार्ट नंबर 3। मतलब निर्भरता सिद्धांत के ऊपर ही ये पार्ट नंबर 3 ले रहे हैं हम। आज निर्भरता सिद्धांत को हम समाप्त कर रहे हैं। ध्यान दें बेटा, अब यहाँ मैंने नोट किया अधिकतर निर्भरतावादी सिद्धांत, निर्भरतावादी जो सिद्धांतकार हैं, इन सभी विद्वानों के नाम मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिए हैं। और वहाँ मैंने लेक्चर का नाम भी ही रखा है कि निर्भरता सिद्धांत, इसके समर्थक और विकास। तो समर्थकों के नाम मैंने वहाँ सारे आपको सामने नोट कर दिए हैं, आप लिख सकते हैं। अधिकतर निर्भरतावादी सिद्धांतकारों ने केंद्र परिधि मॉडल का प्रयोग किया है। मतलब ज़्यादातर निर्भरता सिद्धांतकारों ने, निर्भरता सिद्धांत को देने वाले विद्वानों ने केंद्र परिधि मॉडल या प्रतिमान का प्रयोग किया है। केंद्र परिधि मॉडल या प्रतिमान का प्रयोग किया। इसका मतलब यह है कि केंद्र मतलब विकसित देश और परिधि मतलब विकासशील देश। और इनका कहना है कि जो परिधियां हैं, जो विकासशील देश हैं, वो केंद्रों के ऊपर अर्थात विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और वास्तविक रूप में इनके यहाँ तकनीकी और प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास हो चुका है, जबकि परिधियां अर्थात विकासशील देशों में इतना विकास नहीं हुआ है। इसलिए जो परिधियां हैं, जो विकासशील देश हैं, इनका निम्न स्तरीय गति से विकास हो रहा है, धीमी गति से विकास हो रहा है। इसलिए जो परिधियां हैं ये केंद्रों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर सिद्धांतकारों ने केंद्र परिधि मॉडल का प्रयोग किया। मैं फिर कह रहा हूँ, परिधियों का मतलब विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, जबकि केंद्र का मतलब विकसित देश है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर निर्भरता सिद्धांतकारों का विश्वास है कि, बेटा नोट करेंगे यहाँ, अधिकतर निर्भरता सिद्धांतकारों का विश्वास है कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर, विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर तथा इसके बने रहने तक निम्न स्तरीय विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मतलब ज़्यादातर निर्भरता सिद्धांतकारों का कहना है कि अगर विश्व पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी, विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी, तो जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी,
इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में निम्न स्तरीय विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मतलब जो ये अल्प विकसित देश हैं, जो ये परिधियां हैं, इनका विकास धीमी गति से होगा। वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अल्प विकसित देश हैं, जो परिधियां हैं, उनका विकास धीमी गति से होगा, तेज गति से उनका विकास नहीं होगा। और जो परिधियां हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वो केंद्र मतलब विकसित देशों के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। हाँ, इसके बाद ही मैंने लिखा है नहीं हो सकता निम्न स्तरीय विकास की समस्या का समाधान समाजवाद है। इसके बाद में जितने भी ये निर्भरता सिद्धांतकारी हैं, निर्भरता सिद्धांत को देने वाले विद्वान हैं, निर्भरता सिद्धांत को देने वाले समर्थक हैं, उन सभी ने कहा है कि निम्न स्तरीय विकास की समस्या का समाधान समाजवाद है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में यदि अल्प विकसित देशों को, जो विकसित देशों के ऊपर निर्भर हैं, उनकी निर्भरता को समाप्त करना है तो इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। ये निर्भरता सिद्धांतकारों का कहना है। परंतु मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, मतलब समाजवाद वहाँ पर असफल रहा, विफल रहा, असमर्थ रहा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में निर्भरता की समस्या को समाजवाद के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे सामने 1991 में आ गई थी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। वास्तविक रूप में निर्भरता सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को मैंने 9 बिंदु के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पहली कमी है, निर्भरता सिद्धांत एक सिद्धांत न होकर कई विचारों का समूह है। नोट करें बेटा, निर्भरता सी मतलब सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत एक सिद्धांत न होकर कई विचारों का समूह है। क्यों? क्योंकि निर्भरता सिद्धांतकार वास्तविक रूप में कहते हैं कि सभी अल्प विकसित देशों का विकास धीमी गति से होता है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका कि विकास धीमी गति से नहीं होता है बल्कि तीव्र गति से होता है। वह प्रत्येक देश की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका विकास किस गति से होगा और उसके पास कितने संसाधन हैं। उन संसाधनों के ऊपर ये बात निर्भर करती है। इसलिए निर्भरता सिद्धांत एक सिद्धांत न होकर कई विचारों का समूह है। तो पहली इसकी ये आलोचना होगी। दूसरी है, निर्भरता ध्यान दें, निर्भरता सिद्धांत का एक संगठित मंच अथवा एक मत दृष्टिकोण नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, निर्भरता सिद्धांत का एक संगठित मंच अथवा एक मत मतलब दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यहाँ पर समाजवादी राष्ट्रवादियों का अलग दृष्टिकोण है, उग्र सुधारवादियों का अलग दृष्टिकोण है, क्रांतिकारी समाजवादियों का अलग दृष्टिकोण है। इसलिए यहाँ पर यह आलोचना की जाती है कि निर्भरता सिद्धांत का एक संगठित मंच अथवा एक मत दृष्टिकोण नहीं है। यहाँ पर जो निर्भरता सिद्धांतकारी हैं वो भी विभाजित हैं, बटे हुए हैं, उनके भी अलग अलग मत या विचार हैं। जैसे समाजवादी राष्ट्रवादी अपने अलग विचार देते हैं, उग्र सुधारवादी अपने अलग विचार देते हैं, क्रांतिकारी समाजवादी अपने अलग विचार देते हैं। क्रांतिकारी समाजवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में क्रांति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना की जाए और फिर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी तो अल्प विकसित देशों की निर्भरता समाप्त हो जाएगी। उग्र सुधारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर पूर्ण रूप में आमूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। और समाजवादी राष्ट्रवादियों का कहना है कि यहाँ पर क्रमशः धीरे धीरे परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो कहने का भावार्थ यह है कि निर्भरता सिद्धांत का एक संकित मंच अथवा एक मत दृष्टिकोण नहीं है। यहाँ पर वास्तविक रूप में इन सिद्धांतकारों का जो नजरिया दृष्टिकोण, जो नजरिया है वो अलग अलग है। तो 3 नजरिए हो गए, 3 दृष्टिकोण हो गए, समाजवादी राष्ट्रवादी, उग्र सुधारवादी और तीसरा क्रांतिकारी समाजवादी। तीसरी आलोचना है, निर्भर और गैर निर्भर देशों में अंतर स्पष्ट करने के लिए वे कोई स्वीकृत मापदंड प्रस्तुत नहीं करते। मतलब निर्भरता सिद्धांतकारी वास्तविक रूप में निर्भर और गैर निर्भर देशों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कोई स्वीकृत मापदंड प्रस्तुत नहीं करती। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अल्प विकसित देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर ही हो। नहीं। वास्तविक रूप में कुछ ऐसे अल्प विकसित देश है, कुछ ऐसे विकासशील देश हैं जो कि विकसित देशों के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए निर्भर और गैर निर्भर देशों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कोई स्वीकृत मापदंड प्रस्तुत नहीं करते। कौन नहीं करते हैं? निर्भरता सिद्धांतकारी। चौथी आलोचना है, निर्भरता
निर्भरता सिद्धांत के लेखकों ने परिधि में, परिधि मतलब अल्पविकसित देश, परिधि में पूंजीवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर चोट की है, न कि उनकी निर्भरता के स्तर पर। बेटा ध्यान दें यहाँ, मतलब निर्भरता सिद्धांतकारों के लेखकों ने या निर्भरता सिद्धांत के लेखकों ने परिधि में मतलब अल्पविकसित देशों में पूंजीवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर तो चोट की है, न कि उनकी निर्भरता के स्तर पर। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रहार किया है, न कि उनकी निर्भरता के स्तर के ऊपर। तो ये भी इसकी एक आलोचना है। पांचवी आलोचना है, निम्न स्तरीय विकास की प्रकृति तथा क्षेत्र एक दूसरे से काफी भिन्न है। मतलब निर्भरता सिद्धांतकारी वास्तविक रूप में कहते हैं कि अल्पविकसित देश विकसित देशों पर निर्भर है या परिधियां केंद्रों के ऊपर निर्भर है। परिधियां मतलब अल्पविकसित देश, यहाँ मैंने लिखा भी है परिधियां अल्पविकसित देश, केंद्र मतलब विकसित देश। अर्थात इनका कहना यह है कि वास्तविक रूप में निम्न स्तरीय विकास की प्रकृति तथा क्षेत्र एक दूसरे से काफी भिन्न है। जबकि सच्चाई यह है कि ये जो निर्भरता सिद्धांतकारी कहते हैं कि अल्पविकसित देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर है या परिधियां केंद्रों के ऊपर निर्भर है, लेकिन निर्भरता जो है प्रत्येक देश की प्रकृति और क्षेत्र के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी विकसित देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं या सभी परिधियां केंद्रों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। छठी आलोचना है असमान विनिमय। बेटा ध्यान देंगे, एक्सचेंज, असमान विनिमय की धारणा, असमान विनिमय की धारणा तीसरी दुनिया के देशों में निम्न स्तरीय विकास के कारणों का विश्लेषण करने में असफल और असमर्थ है। ध्यान दें, अब इन्होंने जो असमान विनिमय की धारणा दी है निर्भरता सिद्धांतकारों ने, वो तीसरी दुनिया के देशों में निम्न स्तरीय विकास के कारणों का विश्लेषण करने में असफल और असमर्थ है। क्यों है? क्योंकि सभी अल्पविकसित देशों की जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, वो अलग अलग है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी अल्पविकसित देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर है और सभी अल्पविकसित देशों का जो विकास है वो धीमी गति से होगा, निम्न स्तरीय तरीके से होगा। यह कहना बिल्कुल गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है। सातवीं जो आलोचना है वह है निर्भरता सिद्धांतकार मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उपयोग करते, जो कि ठीक नहीं है। मतलब निर्भरता सिद्धांतकार जो हैं उनका कहना है कि जो अल्पविकसित देश है वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्पविकसित देश हैं वो वास्तविक रूप में कच्चा माल तैयार करते हैं, अपना श्रम लगाते हैं और उसके बाद विकसित देशों को माल सस्ते दामों में बेच देते हैं। उसके बाद विकसित देश महंगे दामों में अल्पविकसित देशों को वापस बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में उनको उनके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। जो अतिरिक्त मूल्य होता है, मतलब जो उन्होंने श्रम किया है, उस श्रम का पूरा प्रतिफल विकसित देशों को ही मिलता है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में आलोचकों का कहना है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उपयोग करते हैं निर्भरता सिद्धांतकार, जो कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैं अतिरिक्त मूल्य का एक उदाहरण देता हूँ। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वैसे मैंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। देखिएगा बेटा, अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या होता है। मान लीजिएगा ये मार्कर है, अब इसकी कीमत बाजार में 20 रुपये है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इस मार्कर को बनाने में 10 रुपये का खर्चा आया है, जिसके अंतर्गत श्रम मजदूरी मेहनत सब कुछ आ गया, और उसके बाद में बाजार में 20 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर जो 10 रुपये है वह 10 रुपये पूंजीपति की जेब में चला जाता है, जबकि वह 10 रुपये मजदूर की जेब में जाना चाहिए। अब ये जो 10 रुपये पूंजीपति की जेब में जा रहा है, इस 10 रुपये को ही कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो सारा का सारा जो 10 रुपये कह रहे हैं कि पूंजीपति की जेब में जाता है, तो वो बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति को मजदूरों के टूट फूट होती है, मशीनों की जो घिसावट होती है, टूट फूट होती है, उसका भी तो खर्चा पूंजीपतियों को वहन करना पड़ता है। और किसी न किसी रूप में मैं ये कहूँगा कि मजदूर हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन जो पूंजीपति हो तो वो भी तो मानसिक श्रम करते हैं। तो क्या मानसिक श्रम का मुनाफा उनको नहीं मिलेगा? क्या मानसिक श्रम की मजदूरी उनको नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसलिए सारा जो मूल्य वो अतिरिक्त नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा। 8वां है तीसरी दुनिया का निम्न स्तरीय विकास बहुत सीमा तक उसके आंशिक उद्योगीकरण के कारण है। यहाँ पर वास्तविक रूप में आलोचकों का कहना है कि तीसरी दुनिया या अल्पविकसित देशों का निम्न स्तरीय विकास बहुत सीमा तक उसके आंशिक उद्योगीकरण के कारण है। मतलब वहाँ औद्योगिकीकरण की मात्रा बहुत धीमी है, इसलिए भी उनका निम्न स्तरीय या धीमी गति से विकास होता है। इसलिए अल्पविकसित देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर बने हुए हैं। 9वां है निर्भरता सिद्धांत द्वारा विश्व को केंद्र तथा परिधि का महानगर तथा अधीन विकसित तथा पथ से
विमुक्त करने जैसा कार्य है। जरा ध्यान दें, यहाँ निर्भरता सिद्धांत द्वारा विश्व को केंद्र तथा परिधि का महानगर तथा अधीन, विकसित तथा पथ से विमुक्त करने जैसा कार्य है। मतलब निर्भरता सिद्धांत कार्यों के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उससे क्या है कि विश्व के केंद्र तथा परिधि का महानगर तथा अधीन, विकसित तथा पथ से विमुक्त करने जैसा कार्य है, जो कि उचित नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि अल्प विकसित देश पूर्ण रूप में विकसित देशों के ऊपर निर्भर हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है। अतः आलोचकों ने इस आधार पर भी निर्भरता सिद्धांत की आलोचना की है। तो आप इन 9 बिंदुओं के आधार पर निर्भरता सिद्धांत की आलोचना को स्पष्ट कर सकते हैं। भले ही यूपीएससी एग्जाम पूछा जाए या किसी भी और प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है, आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, तो निर्भरता सिद्धांत की आलोचना पूछी जाती है तो आप 9 बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद में इसका निष्कर्ष लेते हैं। निष्कर्ष सबसे पहले यहाँ जैसे मैंने शुरू में लिखा था कि निम्न स्तरीय विकास की समस्या का समाधान समाजवाद है, लेकिन वाकई ये बात सत्य नहीं है कि समाजवाद की स्थापना हो जाएगी तो अल्प विकसित देश जो निर्भर है विकसित देशों के ऊपर ये समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? जैसे उदाहरण के रूप में भूतपूर्व सोवियत संघ 1991 में इसका विघटन हो गया था। भूतपूर्व सोवियत संघ की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि निर्भरता को समाजवादी क्रांति अथवा समाजवाद द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब अल्प विकसित देशों की जो निर्भरता है विकसित देशों के ऊपर केवल समाजवाद के माध्यम से, समाजवाद की स्थापना करने से ही अल्प विकसित देशों की निर्भरता को समाप्त नहीं किया जा सकती। ये बात स्पष्ट हो गई, इसमें पूर्णतः सत्य है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर ऐसे सिद्धांत को आज यदि हम देखें, कहा यह जाता है कि समाजवाद की स्थापना कर दी जाए तो अल्प विकसित देशों की निर्भरता समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज विश्व स्तर पर ऐसे अनेक सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त हो गई, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजवाद की स्थापना करने मात्र से अल्प विकसित देशों की जो निर्भरता है विकसित देशों के ऊपर वो समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप नोट करेंगे विश्व स्तर पर ऐसे सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है, जैसे मुक्त व्यापार, बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त प्रतियोगिता, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय एकीकरण आदि सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त हो गई। अतः कहा जा सकता है कि केवल समाजवाद की स्थापना करने से अल्प विकसित देश जो विकसित देशों के ऊपर निर्भर हैं उनकी निर्भरता को समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अब ये बात ठीक है, इसमें निर्भरता सिद्धांत में कमियां हैं, समाजवाद की स्थापना करने से अल्प विकसित देशों की निर्भरता को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि निर्भरता सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, निर्भरता सिद्धांत का कोई फायदा नहीं। भले ही दुनिया का कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, उसमें ढेरों कमियां होंगी, लाखों कमियां होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण तो उसमें मौजूद होगा ही होगा। भले ही किसी व्यक्ति पर लागू करें, किसी देश पर लागू करें, किसी सिद्धांत पर लागू करें, किसी अवधारणा पर लागू करें, अगर उसमें अनेकों अवगुण है तो कुछ ना कुछ गुण भी मिलेंगे, और अनेकों गुण हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अवगुण भी मिलेंगे। इसलिए निर्भरता सिद्धांत में भी कुछ गुण हैं। ध्यान दें, इस सिद्धांत मतलब निर्भरता सिद्धांत, इस सिद्धांत या निर्भरता सिद्धांत की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इसने विकास तथा निम्न स्तरीय विकास के पश्चिमी सिद्धांत की त्रुटियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। मतलब निर्भरता सिद्धांत की ये प्रशंसा की जानी चाहिए कि इसने मतलब निर्भरता सिद्धांत ने विकास तथा निम्न स्तरीय विकास के पश्चिमी सिद्धांत की त्रुटियों को, कमियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण देन है इसकी, किसकी? निर्भरता सिद्धांत की। साथ ही तीसरी दुनिया की विकसित दुनिया पर ध्यान दे बेटा, साथ ही तीसरी दुनिया की अल्प विकसित देश तीसरी दुनिया की विकसित दुनिया पर निर्भरता की बुराई की समाप्ति के लिए वकालत भी की इन्होंने। मतलब निर्भरता सिद्धांत ने अल्प विकसित देशों की विकसित देशों पर जो निर्भरता है उस निर्भरता की बुराई की समाप्ति की भी बात की है कि अल्प विकसित देशों की निर्भरता को समाप्त किया जाए, तो यह भी इसका एक गुण है। नेक्स्ट, निर्भरता सिद्धांत विस्तार कर रही विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों को दूर करने की आवश्यकता की जो बात करते हैं वह अवश्य ही ध्यान देने योग्य है। ये इसका तीसरा गुण होगा या महत्व होगा। क्या? कि निर्भरता सिद्धांत विस्तार कर रही विश्व पूंजीवादी व्यवस्था, मतलब आज हम ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था का ही विस्तार हो रहा है, क्योंकि आज उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण के ऊपर ही जोर दिया जा रहा है।
तो निर्भरता सिद्धांत विस्तार कर रही विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों को, कमियों को, त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता की जो बात करते हैं वह अवश्य ही ध्यान देने योग्य है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के जो दुष्परिणाम हैं उन दुष्परिणामों को दूर करने की आवश्यकता की जो बात निर्भरता सिद्धांत करता है वह बात ध्यान देने योग्य है। तो यह भी इसका गुण या योगदान हो गया किसका, निर्भरता सिद्धांत का। तो निर्भरता सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमने दो बातें ले ली है, इसकी आलोचना भी ले ली है और इसका महत्व, योगदान या गुण भी ले लिया है। तो आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाता है निर्भरता सिद्धांत के बारे में तो आप उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन में दोनों बातें नोट करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।